हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे बहुत बढ़िया होंगे। अकाउंट का आज ये फर्स्ट लेक्चर है और इस फर्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हर उस एस्पेक्ट को जो आपके फर्स्ट क्वेश्चन में, दैट मीन्स सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के फर्स्ट पेपर नंबर 1 प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के फर्स्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आपका कंपलसरी होता है, उस क्वेश्चन में आपके 12+4+4 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। उस 20 मार्क्स के क्वेश्चन में जो फर्स्ट का ए और बी पार्ट होता है, जो आपको करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं होता है, वो पोर्शन होता है थ्योरेटिकल पोर्शन। तो थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए आपके जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करना है सर, फिर से मैं आपको प्रीफर कर दूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ आईसीआई का मॉड्यूल ही प्रीफर करना है, कोई भी अदर बुक नहीं। मैं आपको आईसीआई के मटेरियल से ही पढ़ा रहा हूँ, वर्ड बाय वर्ड वहीं से पिक करे गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो कहीं और से लिया जाएगा। आपके कंसेप्ट की क्लैरिटी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉपी पेन लेके साथ बैठिए, जो टर्म डिस्कस करता आ रहा हूँ एक प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए। देखिए क्या होता है, कई बार बच्चे पीडीएफ लेने की कोशिश करते हैं, कहीं से पीडीएफ मिल जाए, कहीं से कुछ मिल जाए, वो ठीक है, बट वो फेलियर का रीज़न बनते हैं। अभी क्योंकि आप ऑनलाइन एक्सपेक्ट में हमसे पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर कर पाना मेरे लिए मुश्किल है, बट मैं आपको कन्फर्म कह रहा हूँ आपकी खुद की नोट्स ये आपकी एग्जामिनेशन में आपकी हेल्प करने वाली है। खुद का से क्रिएट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंट से स्टार्ट करेंगे। अकाउंट में जो सबसे पहला वर्ड होता है वो है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या है सर? ट्रांजैक्शन इज एन एक्सचेंज, जो आप एक्सचेंज करते हो, चाहे सर्विसेज का कंसिडरेशन के बदले, चाहे प्रोडक्ट का कंसिडरेशन के बदले। सिंपल है, अगर आप किसी डॉक्टर से कुछ कंसल्टेंसी लेते हो तो उसके बदले में आप उसे फी पे करोगे। क्लियर? किसी शॉप से कोई प्रोडक्ट बाय करते हो तो उस प्रोडक्ट के बदले में आप उसे फी पे करोगे। आइदर वो कैश हो सकता है या फिर एक्यूरेल हो सकता है। नोट कर लीजिए, कैश बेसिस में भी अकाउंटिंग हो सकती है और एक्यूरेल बेसिस में भी हो सकती है। सर कैश में है, पता है आपको क्या होता है? एक्यूरेल बेसिस का मतलब होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी पॉसिबल है। अब यहाँ से निकल के आता है कि ट्रांजैक्शन के कुछ रूल होने चाहिए। ट्रांजैक्शन तो समझ में आ गया कि डे टू डे ऑपरेशन में होगा, मनी में होगा, और वहाँ पे कुछ हम बात कर रहे हैं कंसिडरेशन की। तो सर रूल्स क्या बनते हैं? पॉइंट नंबर 1, सर जो रूल्स बनेंगे वो है ट्रांजैक्शन मस्ट हैव 2 साइड्स। इसका मतलब क्या हुआ? जब हम लुकास पैसियोली साहब की बात करते हैं जिन्होंने बोला था बुक कीपिंग में डबल एंट्री सिस्टम, किस बेसिस पे बोला था कि एटलीस्ट 2 एक्सपेक्ट होना चाहिए। जहाँ पे हम पर्सनल या नॉर्मल अकाउंट की भी बात कर लें तो 2 एक्सपेक्ट होने चाहिए। अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन की बात कर लें, एसेट्स है ना, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो भी 2 एक्सपेक्ट होने चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1 जो सबसे बेसिक रूल है ट्रांजैक्शन का, क्या है सर? ट्रांजैक्शन मस्ट हैव 2 साइड्स। सेकंड रूल ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है सर? इट हैज़ टू बी इन टर्म्स ऑफ मनी। ये बोला जाता है कि ट्रांजैक्शन को अगर मनी टर्म्स में रखेंगे तभी रिकॉर्ड करना है। डजंट मीन कैश बेसिस। मनी टर्म्स का मतलब है कि जिसकी वैल्यू हम मनी में कर सकें। आसान शब्दों में वो कैश में भी हो सकता है और एक्यूरेल भी हो सकता है। नेक्स्ट रूल क्या होगा इसके लिए? द फ्लिप साइड, ध्यान से सुनिएगा, द फ्लिप साइड इज इफ एनी ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जो सेकंड साइड है, हम हमेशा बोलते हैं 2 साइड अप्रोच होनी चाहिए। मान लीजिए 1 साइड की अप्रोच को हम मनी टर्म्स में मेजर कर रहे हैं, सेकंड साइड जो है, जो उसकी फ्लिप साइड, अगर उसको मनी टर्म्स में मेजर नहीं कर पा रहे हैं, इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। तो उसे अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना है सर। तो सिंप्लीफाई कर दिया है चीज़ों को। ट्रांजैक्शन क्या है सर? इट्स एन एक्सचेंज जो पैसे के बदले में होगा, 2 साइड की अप्रोच होनी चाहिए, और हाँ ये डे टू डे ऑपरेशन में वर्क करेगा। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट विच इज इवेंट। सर ट्रांजैक्शन के बाद इवेंट क्या आता है? देखिए ट्रांजैक्शन डे टू डे ऑपरेशन में वर्क करता है, जबकि इवेंट की अगर हम बात करें तो इवेंट ट्रांजैक्शन इज वन ऑफ। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, रेंट पेड फॉर द मंथ, परचेज ऑफ गुड्स, ये ट्रांजैक्शन है। सॉरी, बट इवेंट की बात करें तो इवेंट इज अ रिजल्ट ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब आप ऐसे समझो कि अगर हम बहुत सारे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसका जो आउटकम निकल के आएगा, जो रिजल्ट निकल के आएगा, उसको हम बोलेंगे इवेंट। एग्जाम्पल, आपने स्टॉक परचेज करा, आपने स्टॉक सेल करा, आपने स्टॉक कंसाइनमेंट में भेजा, इन सारे प्रोसेस में एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर जो स्टॉक रिमेन है, जिसको हम बोलते हैं अनसोल्ड स्टॉक या फिर क्लोजिंग स्टॉक। अभी क्लोजिंग स्टॉक क्या है सर? इट्स अ रिजल्ट ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। आपने बहुत बार खरीदा, बहुत बार बेचा, उसके बाद जो ईयर एंड पे बचा उसे हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर ना? तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकल गया? क्या वो ट्रांजैक्शन की वजह से हुआ? नहीं, वो ट्रांजैक्शन का आउटकम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इवेंट बोलेंगे। ऐसे ही एग्जांपल है प्रॉफिट फॉर द ईयर। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट बनाते हो, आप क्या करते हो?
सीधा ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट नहीं आता है। आप रेवेन्यू को जो भी है क्रेडिट साइड में इनकम को लिखते हो, डेबिट साइड में एक्सपेंसेस को लिखते हो, सारी इनकम में से सारे एक्सपेंसेस को लेस करते हो। दैट मीन्स सारे इनकम के ट्रांजेक्शन में से सारे एक्सपेंसेस के ट्रांजेक्शन को लेस करते हो, फिर जो वैल्यू निकल के आती है, आउटकम निकल के आता है, रिजल्ट निकल के आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं, और वहाँ पे नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। चलिए जी, अगला सवाल आता है सर अकाउंटिंग साइकिल क्या है। देखो यार, अकाउंटिंग साइकिल बड़ा ही बेसिक टर्म है, ये आपको भी पता है कि अकाउंटिंग साइकिल में जो टर्म्स डिस्कस किए आते हैं वो कौन कौन से हैं सर। ट्रांजैक्शन, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड पीएल एंड बैलेंस शीट, और इसके बाद एक टर्म और ऐड कर देता हूँ, फाइनल अकाउंट। अब आप बोलोगे सर फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग और बैलेंस शीट तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ना जी ना, फाइनल अकाउंट का मतलब यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट से या फिर रेशियो एनालिसिस से, जहाँ पे आप पूरे के पूरे डेटा को एनालाइज करके इनपुट करते हो, और जो उनके यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, जो यूज़र हैं उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, उनको आप कम्युनिकेट करते हो। तो जरा चेक करते हैं सर अकाउंटिंग साइकिल की हम लोग कर रहे हैं बात। अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहला टर्म आता है ट्रांजैक्शन, फर्स्टली रिकॉर्डेड इन जर्नल। ट्रांजैक्शन को सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, जर्नल में। जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इट इज नोन एज सेकेंडरी बुक, इट कंसिस्ट ऑफ 5 कॉलम। सिंपल है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ जिसको आप लेजर फुल नंबर बोलते हो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। फिर बात आती है सर अकाउंटिंग साइकिल में सेकंड टर्म की, जो कि है लेजर। आपको क्लियरली दिख रहा होगा आज, आई होप, मैंने स्क्रीन बड़ी कर रखी है आपके लिए। अकाउंटिंग साइकिल में लेजर, लेजर में क्या है सर, फ्रॉम जर्नल, अभी जर्नल में ट्रांजेक्शन हो गया, द ट्रांजेक्शन आर पोस्टेड इन द लेजर, ऑल एंट्रीज इन जर्नल आर पोस्टेड इन लेजर, कंसिस्ट ऑफ 8 कॉलम। 8 कॉलम कैसे सर, एक बार एक साइड पे होगा, दूसरी बार दूसरी साइड पे होगा। डेट, पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। यहाँ पे जेएफ का मतलब है जर्नल फोलियो, जो आप लेजर जर्नल से क्रिएट हो रहा है, इस वजह से ऐसा है। नेक्स्ट वन, अकाउंटिंग साइकिल बोलते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट। ऑब्वियस सी बात है, 3 तरह के अकाउंट हैं, पर्सन, रियल, नॉमिनल। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, जब हम जर्नल एंट्री कर रहे होंगे तो हम ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं यूज़ करेंगे, हम मॉडर्न अप्रोच यूज़ करेंगे, जिसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अभी सर ऑब्वियस सी बात है, पर्सनल अकाउंट क्या है, विच इज रिलेटेड विद द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पर्सन, या विच इज सोज अ नेम, लाइक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटिंग, इसको आप कह सकते हो, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंटिंग। एग्जाम्पल के लिए आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये कह सकते हैं आप। पर्सनल हो गया। रियल क्या है सर, विच इज़ रिलेटेड विथ एसेट्स, जो एसेट्स से रिलेट करता है वो रियल अकाउंट है। आप इसके लिए लाइक कोई भी एसेट्स लिख सकते हैं, जो नाम मेंशन कर सकते हो, लैंड, बिल्डिंग, प्लान, मशीन, फर्नीचर, फिक्चर, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन, कैश स्टॉक, डेटर, बीआर, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, वॉट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, अभी नॉर्मल अकाउंट की बात करें, रिलेटेड विथ एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे एक मिस कम्युनिकेशन है, वो क्लियर कर देता हूँ। नॉर्मल अकाउंट जब भी बच्चा पढ़ता है प्राइमरी स्टेज पर, क्लास 11th में, तो वहाँ उसको सिखाता है ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम आर क्रेडिटेड, विच इज़ टोटली रॉन्ग। क्यों है सर, बताता हूँ। अगर आप कहते हैं ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो अगर मैं आपसे बोलूँ परचेज मशीनरी वर्थ ₹2 लाख एंड पेड इंस्टॉलेशन चार्ज ₹10,000, तो आप एंट्री क्या करोगे, आप एंट्री करोगे मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि आपको रट्टाफिकेशन में है कि यार एंट्री तो यही होना चाहिए। बट अपने रूल को फिर से एक बार क्रॉस चेक करो, आपने रूल क्या बोला था, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि आपको आपके रूल के अकॉर्डिंग एंट्री करनी चाहिए थी मशीन अकाउंट डेबिट, इंस्टॉलेशन, क्योंकि वो भी तो एक्सपेंस है ना, इंस्टॉलेशन चार्ज अकाउंट डेबिट टू कैश, जो कि गलत हुआ था। क्या रूल होना चाहिए था सर, रूल होना चाहिए था डेबिट ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रिएट ऑल रेवेन्यू इनकम एंड गेन। जैसा आपको मालूम है एक्सपेंसेस की 2 कैटेगरी है मिनिमम लेवल पर, एक है कैपिटल नेचर की, दूसरी रेवेन्यू नेचर की। तो कैपिटल नेचर के एक्सपेंस को एसेट्स में इंक्लूड करके दिखा देते हैं, क्लियर, और रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस को हम शो ऑफ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अकाउंटिंग साइकिल की और बात करेंगे। ओके, अब टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग पे नहीं जाएंगे, इसके बाद जो बेसिक टर्म है जरा वो डिस्कस कर लेते हैं। अकाउंटिंग साइकिल में जो सबसे बड़ा पॉइंट है, जिसमें मैंने आपको बोला, कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्लास 12th में आपने पढ़ा था, आपको ध्यान होगा। अकाउंटिंग साइकिल, इस इमेज को ध्यान से देखिए। अकाउंटिंग साइकिल की जो हम बात कर रहे हैं, हम स्टार्ट हमेशा ट्रांजिशन से करेंगे। वहाँ ध्यान क्या देना है कि एटलीस्ट वहाँ पे 2 कैरेक्टर हों, मनी टर्म्स में वैल्यू रिकॉर्ड हो रही हो, और साथ के साथ वो मनी टर्म्स कैश एक्रूअल दोनों हो सकता है। एक्रूअल अभी मैंने बताया कि क्रेडिट वैल्यू की बात होती है। ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया, उसको ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड हम फर्स्ट टाइम पे करेंगे कहाँ, जर्नल में। मतलब साफ है, पहले ट्रांजेक्शन को हम जस्टिफाई करेंगे, हम क्रॉस चेक करेंगे कि ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होने लायक है या नहीं।
अगर रिकॉर्ड होने लायक है तो उसको हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करेंगे, लेजर में पोस्टिंग करने के बाद फिर हम ट्रायल बैलेंस क्रिएट करेंगे, ट्रायल बैलेंस क्रिएट करने के बाद हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू ग्रॉस प्रॉफिट और पीएल अकाउंट के थ्रू नेट प्रॉफिट निकालेंगे, देन बैलेंस शीट में शो कर देंगे। और इतना काम करने के बाद फिर हम बनाएंगे फाइनल अकाउंट, जिसको आप बोलते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, जहाँ से आप कैश का इनफ्लो आउटफ्लो बता पाओगे। थोड़ा बहुत ध्यान हो तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटीज़ होती थी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। इन तीनों एक्टिविटीज़ के थ्रू हम अपने जो यूज़र्स हैं उन तक हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर पाएंगे जो उनको ज़रूरत होगी। चलिए जी बढ़ते हैं आगे भी। अब बात आती है सर अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है। वही रटी रटाई डेफिनेशन है AICPA के थ्रू। और डेफिनेशन क्या है सर, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग डेटा इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। बट रटना नहीं, समझना। अभी आपको डिस्कस करूँगा कि इसके टर्म क्या है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग डेटा इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, ट्रांजिशन एंड इवेंट एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। क्लियरली बोल रहे हैं फाइनेंस के कैरेक्टर होने चाहिए, पैसे में उसकी वैल्यू हो सके। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, जिससे हम उसके रिजल्ट को इंटरप्रिटेट कर सकें। अगर कोई चीज़ फाइनेंशियल टर्म में नहीं वैल्यू की जा सकती, एग्जांपल आपके हमारे इमोशंस फाइनेंशियल टर्म में कैलकुलेट नहीं हो सकते, है ना। किसी की फीलिंग फाइनेंशियल टर्म में कैलकुलेट नहीं हो सकती, तो उसे हम कंसीडर भी नहीं कर सकते। कोई एम्प्लॉई बिजनेस का बहुत ऑनेस्ट है, कोई बात नहीं, उसकी वैल्यू नहीं लगाई जा सकती, है ना। कहते हैं वो कात्या सिंघम का कैसा डायलॉग था यार, सुना आपने, मेरी ज़रूरतें कम है इसलिए मेरी ज़मीर में दम। अभी वो डायलॉग तो मार दिया उन्होंने, लेकिन टेक्निकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमको चेक करना पड़ेगा कि फाइनेंशियल नेचर का है कि नहीं है। अगर नहीं है तो रिकॉर्ड नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को हम उसके प्रोसीजर के एस्पेक्ट पे रीड करेंगे। क्या होता है, बच्चा पढ़ रहा होता है, उसको सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। जैसे मैं बोला अकाउंटिंग की डेफिनेशन में रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, एनालाइजिंग, कम्युनिकेटिंग, डेफिनेशन में वर्ड आ रहे हैं ना, बट इसको प्रोसीजर के मुताबिक समझना है। जैसे सर प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग में 2 है। पहला जनरेटिंग इन्फॉर्मेशन, तो जो फाइनेंशियल नेचर की इन्फॉर्मेशन उसको जनरेट करना है। पहले तो जनरेट होगा ना, क्योंकि अगर आपको किसी को कम्युनिकेट करना है, वो इन्फॉर्मेशन किसी की यूज़ की है, आपको उसे देना है, कम्युनिकेट करना है, एनालिटिकल निकालना है, तो पहले इन्फॉर्मेशन जनरेट तो करनी पड़ेगी। तो प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग 2 टाइप की है। पॉइंट नंबर 1 गैदरिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, पहले इकट्ठा कर लो। पॉइंट नंबर 2 यूजिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब जरा चेक करते हैं क्या है ये। गैदरिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में 3 टर्म आएंगे। RCS, पहला है रिकॉर्डिंग, फिर क्लासीफाइंग, फिर समराइजिंग। पहले रिकॉर्ड करो, फिर लेजर में जाके क्लासीफाई कर दो, फिर ट्रायल बैलेंस के थ्रू, फाइनल अकाउंट के थ्रू इसको समराइज कर दो। क्लियर। अब बात आती है सर रिकॉर्डिंग हो गई है ना, हमने इन्फॉर्मेशन गैदर इकट्ठी कर ली। इकट्ठी करने के बाद अगला स्टेप क्या है, यूजिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना है, क्योंकि अगर कोई इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो, एग्जाम्पल जो वीडियो आज आप देख रहे हो अकाउंट के लेक्चर 1 का नवंबर अटेम्प्ट वालों के लिए, इस वीडियो को आप देखने के बाद अभी आप क्या कर रहे हो, सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। क्लियर है। रिकॉर्डिंग हो गई, आप नोट्स बना रहे हो, रिकॉर्डिंग हुई, क्लासीफाई हो गया कि चैप्टर नंबर 1 है, इसको ऐसे ऐसे करना, समराइज कर रहा हूँ मैं चीज़ों को, आप समझ सार रहे हो। बट अगर आपने इस इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली यूज़ नहीं करा, यूज़ करने का मतलब क्या है, कम्युनिकेट करना, सेल्फ कम्युनिकेशन करना कि यस इसमें ये होता है, इस टर्म में ये है, अगर क्वेश्चंस ऐसे बने तो हमें ऐसे आंसर करना है, ट्रू कब होता है, फॉल्स कब होता है, रीजंस क्या निकल के आते हैं, वो सारी चीज़ें होंगी। तो यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में 3 टर्म आता है, AIC, एनालिटिकल, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन। तो एनालाइज करना है उन डेटा को, अगर प्रॉफिट हो रहा है क्यों हो रहा है, लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है। इन जनरल लोग लॉस हो रहा है तो ज़्यादा फोकस करते हैं, शिट यार लॉस हो रहा है बिजनेस में, जबकि टेक्निकली आपको सबसे पहले एनालिसिस क्या करना चाहिए, जब आप प्रॉफिट की कंडीशन में है, कि प्रॉफिट अगर हो रहा है तो प्रॉफिट क्यों हो रहा है, फिर उसको इंटरप्रिटेट करना चाहिए, एट द एंड उसे कम्युनिकेट करना चाहिए टू द वेरियस यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। सिंपल है, अकाउंटिंग के 2 यूज़र होते हैं, कौन कौन से हैं सर, अभी डिस्कस करता हूँ आगे सॉरी। अब अगला पॉइंट आता है सर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। देखिए आपने जब क्लास 11 में ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा तो बड़े बड़े टर्म पढ़े, अभी कैसे पढ़ना है, आपको उनके पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जाना है, समझाता हूँ। सबसे पहला पॉइंट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। इसका सीधा सा मतलब है बुक कीपिंग। समझ आ रहा पॉइंट ये, हमको क्या करना है, हमको जो ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करें उसे एक सिस्टमैटिक वे में करेंगे, ऐसा नहीं जब मर्जी जहाँ से मर्जी जो मर्जी उठा के लिख दिया हमने। समझाता हूँ, हमने पहले आपको बिजनेस लॉ में LLP पढ़ाया,
फिर कंपनीज एक्ट पढ़ाया और कल हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट किया। कुछ बच्चों ने पूछा सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसे स्टार्ट कर दिया आपने, क्योंकि आपने तो वाला टर्म अभी कंप्लीट नहीं किया है। मेरे भाई प्लीज़ जाके वो प्लेलिस्ट चेक करिए, मैंने वहाँ भी बताया, और रेगुलर क्लास में ज़रूर रहिए सो दैट आप रिलेट कर पाओगे क्या चल क्या रहा है ना, क्या चल रहा है। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन में सबसे पहला पॉइंट आता है बुक कीपिंग। सेकंड नंबर पे असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट। यार चीज़ों को रिकॉर्ड कर लिया, रिजल्ट कहाँ से निकल के आएगा? ऑब्वियस सी बात है ट्रेडिंग से नेट हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, पीएल से हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा, और बैलेंस शीट से उस पर्टिकुलर ईयर की फाइनेंशियल ईयर की हमारी जो पोजीशन है वो हमें पता लग जाएगी कि हम कहाँ पे रिलेट करते हैं। थर्ड, एसर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। पहले आप रिजल्ट जानेंगे, रिजल्ट क्या है ज़रा बताओ फटाफट कमेंट में, ट्रांजैक्शन है या इवेंट है? चलिए फटाफट चेक करिए, रिजल्ट क्या है, ट्रांजैक्शन है या इवेंट है? तो सर ऑब्वियस सी बात है, आपने अभी तक कमेंट कर लिया है अगर, तो रिजल्ट इज द आउटकम ऑफ ट्रांजैक्शन, दैट वाई ये क्या है, ऑब्वियस सी बात है इवेंट है। सो असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ से आएगी सर? बैलेंस शीट से आएगी। नेक्स्ट वन इज प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। जैसा हमने बोला फाइनेंशियल रिपोर्ट के थ्रू अपने यूजर्स को, जो इंटरनल एक्सटर्नल यूजर होते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। किस यूजर्स को क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? जैसे अगर हमारा कोई स्टॉक होल्डर है जिसने हमारी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करे हैं, तो हमारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी जानना चाहता है। वो ये नहीं जानना चाहता कि कितने एम्प्लॉयज़ की कितनी सैलरी है, फ़र्क पड़ रहा है उसे, नहीं पड़ रहा ना, तो उसे सिर्फ ये बताइए कि प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, आप डिविडेंड कितना डिक्लेयर कर सकते हो उसको, ठीक है। अगला पॉइंट आता है टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन। लिक्विडिटी भी चेक कर लीजिए, सॉल्वेंसी पोजीशन बेहतर है कि नहीं बेहतर है। सो कम टू नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ओके, अकाउंटिंग के फंक्शन क्या क्या है सर? सबसे पहला फंक्शन है मेजरमेंट। ये चेक करना कि जो डेटा आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो रिलेवेंट है कि नहीं है, वो आपकी अकाउंटिंग के लिए है कि नहीं है। सेकंड नंबर पे फोरकास्टिंग। आज जो डेटा हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इससे जो पोजीशन निकल के आएगी, जो रिजल्ट, जो आउटकम निकल के आएगा, इससे हम डिसाइड करेंगे कि फ्यूचर फोरकास्टिंग क्या होने वाली है। फ्यूचर में हमारे बिजनेस का, हमारे प्रोडक्ट का, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी का, हमारी सस्टेनेबिलिटी का और हमारे कॉम्पिटिटर्स का क्या हो सकता है। थर्ड वन इज़ डिसीजन मेकिंग। आप डिसीजन ले पाओगे अगर आपके पास प्रोसीजर ईजी होगा तो। इसको बहुत ज़्यादा एलेबोरेट नहीं कर रहा हूँ, डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज पॉइंट बहुत बेसिक है। नेक्स्ट वन इज़ कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन। कंपेयर करना है आपको। कंपैरिजन का मतलब हमेशा, जैसे हमेशा बोला था, आप कंपेयर मत करो, लेकिन कंपेयर किसी अदर से मत करो। अपने प्रीवियस रिजल्ट को अपने करंट सिनेरियो से कंपेयर करो, तो आप भी फोरकास्टिंग अच्छी कर सकते हो। अगर आपको ये जानना है कि आप पास होंगे कि फेल, बड़ा सिंपल है। खासकर वो बच्चे जिनका सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट है, उनको क्या करना है, प्रीवियस जो उनका रिजल्ट था उसको उठाओ, अपनी अभी की जो आपकी स्ट्रैटेजी है स्टडी करने की, उसको एनालिसिस करो, फोरकास्टिंग आप बेहतर कर लोगे। नेक्स्ट वन इज़ कंट्रोल। फिर आता है गवर्नमेंट की रेगुलेशन। एट द एंड आएगा आपका ऑब्वियस सी बात है टैक्सेशन। सर सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग क्या है? ऑब्वियस सी बात है, अभी आप पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल नेचर की अकाउंटिंग। जैसे आप सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 में जाएंगे, आप पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग, समझ आ रहा है। फिर इंटरमीडिएट ग्रुप 1 में ही आप पढ़ेंगे टैक्स अकाउंटिंग, और फिर बाकी अकाउंटिंग आप सीए कोर्स में नहीं पढ़ेंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, बट होती है। अब बात करेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। जैसा मैंने बोला, इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह के यूज़र हैं, तो लिस्ट देख लीजिए। इन्वेस्टर, एम्प्लॉयज़, लेंडर, सप्लायर, कस्टमर, गवर्नमेंट और पब्लिक, ये यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है जिनको अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप उन्हें देना पड़ेगा। गवर्नमेंट क्यों जानना चाहती है? आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, सो दैट वो टैक्स लगा सके। पब्लिक क्यों जानना चाहती है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन? सो दैट वो आपकी गुडविल पर भरोसा करके आपका प्रोडक्ट ले सके। इन्वेस्टर क्यों जानना चाहता है? सो दैट वो आपकी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर सके। कॉम्पिटिटर क्यों जानना चाहता है? कि वो आपको अगर क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा तो आप एबिलिटी रखते हो रीपेमेंट की कि नहीं, इसलिए ये सारी चीज़ें हैं। अब आता है फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? ऑब्वियस सी बात है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। अब आप इसी को इधर उधर करके सारे फॉर्मूले बनाएंगे, और इसको हम कहाँ शो करते हैं सर? बैलेंस शीट में शो करते हैं। क्यों बैलेंस शीट में शो करते हैं सर? और ऑब्वियस सी बात है, एसेट्स अभी बैलेंस शीट का पार्ट है, कैपिटल लायबिलिटी ये भी बैलेंस शीट की लायबिलिटी का पार्ट है, ऑब्वियस सी बात है वहीं शो करेंगे। अब आता है सर अगला टर्म हमारा रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। तो देखिए बहुत सिंपल है, बुक कीपिंग सबसे शॉर्टेस्ट टर्म होगा, अकाउंटिंग उससे ब्रॉडर होगा, और अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों आएगी, ठीक है। एक स्टेटमेंट दिया आता है, बुक कीपिंग मस्ट एंड बिफोर अकाउंटिंग स्टार्ट। चलिए यहाँ तक टर्म हमने डिस्कस कर लिए।
अब कुछ एक पार्ट है, मैं कुछ MCQs आपसे पूछने वाला हूँ जिसका आंसर आप लाइव चैट में डेफिनेटली कर सकते हैं, पर ध्यान रहे लाइव चैट आपको वैसे इग्नोर करनी है क्योंकि उससे डिस्टर्बेंस ज़्यादा क्रिएट होता है। चलिए फटाफट से चेक करते हैं। पॉइंट नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग? द वन फर्स्ट ऑप्शन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑल ऑफ दीज। आंसर क्या आने वाला है? सही है, ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। अब ये ट्रांजिशन इवेंट से रिलेटेड है। ऑन 31 मार्च 2020 विष्णु आफ्टर सेल ऑफ गुड्स वर्थ ₹1,50,000 ही इज लेफ्ट विथ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹8,000। तो ये क्या होने वाला है सर? अब आपके क्वेश्चन में कैसे होगा वहाँ पे, क्योंकि आपको ऑप्शनल नहीं होगा, वहाँ पे ट्रू फॉल्स होगा, तो वहाँ पे पूरा स्टेटमेंट बनाएंगे। मैं बताता हूँ क्या। वहाँ लिखिए ऑन 31 मार्च 2020 विष्णु आफ्टर सेल ऑफ गुड्स वर्थ ₹1,50,000 ही इज लेफ्ट विथ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹8,000 विच इज़ अ ट्रांजेक्शन, ऐसा बोल दिया उन्होंने, विच इज रिकॉर्ड इन अ ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। अब अगर उन्होंने ये बोल दिया तो आपको वहाँ लिखना है ये फॉल्स है। सर फॉल्स क्यों है? क्योंकि ये ईयर एंड पे हो रहा है, मतलब ये कई सारे ट्रांजेक्शन का आउटकम है, रिजल्ट है, इस वजह से क्या होना चाहिए था? ये इवेंट होना चाहिए था। ठीक है जी। अगला सवाल है आपके लिए सर, डबल एंट्री सिस्टम ओज टू ओरिजिन कहाँ पे हुआ था सर? लुकास पैसिओली कब से हुआ था सर? 1494 में। चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूँ फिर आता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे आपके। ऑन 31 दिसंबर 2010 ABC लिमिटेड परचेज अ मशीन फ्रॉम XYZ लिमिटेड। दिस इज क्या होगा सर ये? और ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को, ये भी बताया जा रहा है क्वेश्चन में। फिर से सुन लीजिए। ऑन 31 दिसंबर 2010 ABC लिमिटेड परचेज अ मशीन फ्रॉम XYZ लिमिटेड। दिस इज, और ये क्या है? और ब्रैकेट में बोल रहे हैं कि ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को। तो योर ऑप्शन इज अ ट्रांजिशन, एन इवेंट, नन ऑफ दीज या बोथ। ट्रांजिशन इवेंट दोनों है, क्या है? जल्दी फटाफट से लाइव चैट में बताइए। तो सर इसका आंसर है बोथ ट्रांजेक्शन एज वेल एज इवेंट। अब आप बोलोगे सर ये कैसे? तो सुनना, सबसे पहली बात तो ये कि ये कोई आउटकम नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन का, इस वजह से डायरेक्टली आपका इवेंट नहीं हो सकता। ट्रांजेक्शन क्यों? क्योंकि मॉनेटरी टर्म्स में है और आपने कुछ परचेज किया हुआ है, समझ आ रहा है? तो परचेज किया, इस वजह से ट्रांजेक्शन हुआ। और इवेंट क्यों हुआ? क्योंकि सर ईयर एंड पे हो रहा है। तो जैसा मैंने बोला, या तो आउटकम हो, या तो वो आपका रिजल्ट हो, या फिर वो ईयर एंड पे हो रहा हो, तो वो होगा इवेंट। पर अगर आपके नॉर्मल ड्यूरेशन में हो रहा है तो वो होगा ट्रांजेक्शन। चलिए बस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, और ये नेक्स्ट टॉपिक आपका बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है सर। ये रिलेटेड करता है आपके अकाउंटिंग के कंसेप्ट से। शुरू किया जाए, चलिए। तो देखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंसेप्ट कन्वेंशन से भी जो क्वेश्चंस बनते हैं, एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन जो 2 मार्क्स में आते हैं वो ज़रूर रहते हैं, तो आपको इस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है सर? तो ध्यान से सुनेंगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर अ बॉडी ऑफ डॉक्ट्राइन कॉमनली एसोसिएटेड विद द थ्योरी एंड प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की जो थ्योरी है, उसका जो प्रोसीजर है, उससे अकाउंटिंग प्रिंसिपल एसोसिएट करता है। दैट मीन्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल अगर बोले ये सही है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग करना है। अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलता है कि हमारी क्लोजिंग होती है 31 मार्च, तो हमें 31 मार्च को क्लोजिंग करनी पड़ेगी। अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलता है कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज ड्यू एक्सपेक्ट, तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा यस ट्रांजेक्शन के 2 एक्सपेक्ट होते हैं। अगर हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलता है कि द ट्रांजेक्शन विच इज रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, द ट्रांजेक्शन विच इज इवैल्यूएशन इन टर्म्स ऑफ मनी, वो ट्रांजेक्शन जिसको मनी में वैल्यू कर सकते हैं उन्हीं को रिकॉर्ड करना है, तो हमें वही करना पड़ेगा। अगर हमारा जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉसेस को रिकॉर्ड करो, तो हमें वो करना पड़ेगा। ये आपकी अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, डिस्कस करता हूँ। बट उससे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल शुड बी बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। तो देखिए, पहला बेस्ड ऑन रियल एजम्पशन। ऐसा नहीं कि कोई रात से उठा और उसने अचानक से प्रिंसिपल बना दिए। कुछ एजम्पशन लिए गए होंगे जो रियल होंगे, रियलिस्टिक होंगे, उन पर बेस्ड है। पॉइंट नंबर 2, फॉलोड कंसिस्टेंटली। ऐसा नहीं होगा कि आप एक दिन फॉलो करें, अगले दिन ना फॉलो करें, एक ईयर में फॉलो करें, नेक्स्ट ईयर में फॉलो ना करें। इस तरीके से प्रिंसिपल वर्क नहीं करते। अब देखिए, आपकी स्टडी में भी हमने एज अ CTC क्लासेस आपको प्रिंसिपल दिया। वो प्रिंसिपल क्या था? DCD फॉर्मूला, डेडिकेशन, कमिटमेंट एंड डिसिप्लिन।
अब जो भी बच्चा इस फॉर्मूले को प्रॉपर वे में फॉलो कर रहा है, वो क्लास में प्रॉपर टाइम पर अवेलेबल है, वो नोट्स प्रॉपर बना रहा है, वो कमिटेड है अपने स्टडी को लेके, वो पूरे डिसिप्लिन में पढ़ाई कर रहा है। एक जो पढ़ाई का इन्वायरमेंट होता है, ये अलग बात है कि मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप एक ऑफलाइन वाला फील ले रहे हैं। जब आप पढ़ रहे हैं तो आपके आसपास कोई नहीं है, आप एकदम फोकस्ड हो, तो सर आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव होने से कोई रोक नहीं सकता है। सो नेक्स्ट पॉइंट, अगला आता है हमारा कंसिस्टेंटली फॉलो करना। थर्ड वन इज रिफ्लेक्ट फ्यूचर प्रेडिक्शन। अगर आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्रॉपर वे में यूज़ कर रहे हैं तो फ्यूचर का प्रेडिक्शन आप चेक कर सकते हो। एंड लास्ट वन इज इंफॉर्मेशनल टू यूजर्स। यूजर्स के लिए इंफॉर्मेशनल होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है सर? तो देखिए, एक होता है गैप, आपने सुना होगा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सर वो क्या होता है सर? देखिए, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल और ऐसे एक वर्ड आता है आपके फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन में क्या है? GCA, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्यूरल। हर बिजनेस को वो यूज़ करने पड़ेंगे। बट अकाउंटिंग कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशन रिफर्स टू द जर्नल एग्रीमेंट ऑन द यूजेस एंड प्रैक्टिस इन सोशल और इकोनॉमिक लाइफ। तो जो कन्वेंशन हम ले रहे हैं वो एक तरीके से ऐसा है कि जो आप प्रैक्टिकली लाइफ में यूज़ करेंगे, अकाउंटिंग में यूज़ करेंगे, इसको हम गैप भी बोलते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। दैट मीन्स अगर मान लीजिए एक देश में लाखों बिजनेस हैं, लाखों बिजनेस में अगर 1000 बिजनेस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के हैं तो उन हज़ारों बिजनेस की अकाउंटिंग सेम होगी। सब अपने अपने अकॉर्डिंग अकाउंटिंग डिज़ाइन नहीं कर सकते। जो अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है उन सब को फॉलो करना पड़ेगा। अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलता है कि भाई अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट होता है जो बोलता है कि एक अकाउंटिंग ईयर 1 साल का होता है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होके 31 मार्च को फिनिश होता है, तो वहाँ पे ये नहीं कह सकते नहीं भाई मैं तो होली से होली रखूँगा, मैं दीपावली से दीपावली रखूँगा, मैं ईद से ईद रखूँगा, मुझे मज़ा आता है, नहीं चलेगा। वहाँ पे आपको मैं अपने बर्थडे से अपने बर्थडे तक रखूँगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको सिंप्लीफाई करके आपको रखना पड़ेगा अकाउंटिंग पीरियड सेम। अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलता है कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन रिटन डाउन वैल्यू मेथड लगेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं यूज़ करना है, तो सारी कंपनियों को अपनी मशीनरी पर रिटन डाउन वैल्यू लगाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते चलेंगे, अब ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है जी। चलिए एक्साइटेड रहिए, हाँ पानी वाला लेके बैठा करिए, क्योंकि कुछ बच्चों की शिकायत थी कि सर क्लास बहुत शॉर्ट हो रही है। शॉर्ट नहीं हो रही सर, क्लास जितनी नीड है उतनी हो रही। जैसा मैं ऑफलाइन क्लास में क्लास देता हूँ, मैं आपके साथ ज़रा भी कंजूसी नहीं कर रहा हूँ, हाँ सच बता रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट में सबसे पहला कंसेप्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो यहाँ पे सिंपली बोला गया है ऑल ट्रांजेक्शन मस्ट बी ट्रांसलेट इन टर्म्स ऑफ मनी, ऐसे समझ लीजिए, या फिर ट्रांजेक्शन विच अ पार्ट ऑफ अ मनी कैरेक्टर, जो मनी के कैरेक्टर का पार्ट होंगे वो रिकॉर्ड होंगे। मनी का मतलब यहाँ पे कैश और एक्रूअल दोनों से है, नगद उधार दोनों से है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट तो भी रिकॉर्ड होगा, अगर हम बोलते हैं परचेज ऑफ गुड्स ऑन कैश तो भी रिकॉर्ड होगा, रेंट पेड रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट करो कैश करो, ट्रांजेक्शन हो रहा है कैश में, मनी में रिकॉर्ड होना है। बट कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होंगे सर? लॉयल्टी ऑफ वर्कर, हमारा वर्कर बहुत लॉयल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बिज़नेस के लिए अच्छा है लेकिन अकाउंटिंग के लिए नहीं। ऐसे स्किल ऑफ मैनेजमेंट, हमारे मैनेजमेंट पास सुपर स्किल है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्किल है, अच्छी बात है, बिज़नेस के मैनेजमेंट के लिए अच्छा है, बट अकाउंटिंग के प्रोसीजर में रिकॉर्डिंग के लिए नहीं चलेगा। नेक्स्ट वन इज़ ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। सर ये एक्सपेक्ट कहता है, ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है एवरी ट्रांजेक्शन हैज ड्यूअल एक्सपेक्ट, इफ वन इज डेबिट देन अदर इज ऑलवेज बी क्रेडिट। हर ट्रांजेक्शन के दो एक्सपेक्ट होंगे, अगर एक डेबिट हो रहा है तो दूसरा हमेशा क्रेडिट ही होगा, ये फैक्ट है ना। हमारी फैकल्टी थे, हमारे सर थे, रिस्पेक्टेड सर थे, वो हमेशा बोलते थे कि विनय एवरी कॉइन हैज़ 2 साइडेड, तो यहाँ पे एक हेड दूसरा टेल होगा, उसी सिनेरियो में आप समझ सकते हैं इसको। अगला पॉइंट आता है, अच्छा जो आपका ये ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट है, इसी पर आपका वो अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट बेस्ड है, जहाँ हम बोलते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। चलिए नेक्स्ट वन इज़ पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। इसी के भी मैं बात कर रहा था, जब आप बात करते हो एनुअल डेप्रिसिएशन लगाने की, तो आप एक पीरियड डिसाइड करोगे किस ईयर से लेके किस ईयर तक, है ना भाई। 2019 का अप्रैल लोगे तो 2020 का मार्च होगा, 2020 का अप्रैल लोगे तो 2021 का मार्च होगा। भाई बिगिनिंग और क्लोजिंग आपको चेक करनी है। इट इज़ अ टाइम लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, सिंपल है। अगला पॉइंट की बात करेंगे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ओके, सिंपली बोलाता है प्रोप्राइटर सेपरेट फ्रॉम इट्स
भाई ओनर सेपरेट फ्रॉम इट्स बिजनेस, बिजनेसमैन जो है वो अपने बिजनेस से हमेशा अलग है। एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन बिजनेस नॉट इन ओनर्स अकाउंट, और इसी की बेसिस पे आप ड्राइंग और कैपिटल को सेपरेट करते हो। नेक्स्ट वन, मतलब साफ ओनर को कैसा ट्रीटमेंट मिलेगा भाई, क्रेडिटर का ट्रीटमेंट मिलेगा। चलिए जी, नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा आता है कंजर्वेटिव में, यूँ कहिए सेफ्टी या फिर प्रूडेंस कंसेप्ट। सर ये क्या होता है? यही वो कंसेप्ट है जो बोलता है ऑल फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉसेज विल बी रिकॉर्डेड बट ऑल फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट विल बी इग्नोर्ड। जो भी फ्यूचर में होने वाले लॉस हैं, लाइक बैड डेप्ट, डेप्रिशिएशन का प्रोविज़न, आप बैड डेप्ट के लिए प्रोविज़न कर रहे हो, डेप्रिशिएशन के लिए प्रोविज़न कर रहे हो। पता है कि मशीन है तो डेप्रिशिएशन तो होगा ही, पता है डेटर्स हमने इतनी क्रिएट कर ली, इतना सारा उधार पे स्टॉक बेचा है तो कुछ तो नालायक निकलेंगी, तो उनके लिए हमें प्रोविज़न करना है। ये फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉसेस है, बट आप फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं कर सकते। दैट मीन्स ऐसा नहीं उसका सुबह सुबह शटर उठाया जय प्रभु की और आपने लिखा कैश का ऑन डेबिट टू सेल्स 1 करोड़ रुपए, नहीं चलेगा। क्लियर? अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। ऐसे ही आपका जो भी स्टॉक है, कॉस्ट प्राइस आ रही है 1.5 लाख रुपए, मार्केट प्राइस आ रही है 4 लाख रुपए, तो आप 4 लाख नहीं ले सकते जब तक वो सेल आउट ना हो जाए। तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत ध्यान रखेंगे आप जब आप कर रहे होंगे अपना क्वेश्चंस, तो ये चीज़ों को आपको वर्क करना है। मतलब फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं होंगे, फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉसेस को रिकॉर्ड कराया जाता है। नेक्स्ट वन इज मैचिंग कंसेप्ट। ये कंसेप्ट कहता है ऑल एक्सपेंसेस शुड बी मैच विद ऑल रेवेन्यू या फिर इनकम, बट ये सेम फाइनेंशियल ईयर की होनी चाहिए। ये टर्म होता क्या है, आपके पास एक ट्रांजिशन आया जहाँ पे आपने पढ़ा, फिर आपको ये रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो मैचिंग कंसेप्ट, मेक श्योर वहाँ चेक कर लीजिएगा वो आगे सेम फाइनेंशियल ईयर बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को। इसका मतलब ये है आप मैचिंग कंसेप्ट के लिए ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस ध्यान रखो। ट्रेडिंग पीएल बनाते वक्त हम एडजस्टमेंट में हर उस चीज़ को माइनस कर देते हैं जो नेक्स्ट अपकमिंग ईयर से रिलेटेड होती है। एग्जाम्पल के लिए प्रीपेड हम लेस करते हैं, बट जो सेम ईयर से रिलेटेड होती है उसको हम ऐड भी करते हैं, लाइक आउटस्टैंडिंग। इससे क्या समझ में आता है भाई, ऑल एक्सपेंसेस विच वेंट टुवर्ड्स जनरेटिंग सेल्स हैव टू बी डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ऐसे ना पढ़ के आप ऐसे समझेंगे इसको, एक्सपेंसेस सेम ईयर के एक्सपेंस को सेम ईयर की इनकम से हमें मैच करना है टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अब एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया ड्राइंग अकाउंट और क्लोजिंग स्टॉक का। चलिए नेक्स्ट वन इज कॉस्ट कंसेप्ट। इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट के नाम से याद रखोगे आप। ऑल एसेट्स मस्ट अपीयर इन द बैलेंस शीट एट द प्राइस फॉर विच इट वाज एक्वायर्ड। जिस वैल्यू पर आपने एसेट्स खरीदा था उस वैल्यू पर उसको हमें बैलेंस शीट में शो करना है, ना कि आपको लगता है कि वैल्यू बढ़ गई है तो बढ़ी कीमत पे नहीं शो कर देना। क्वेश्चन कैसे बनता है सर? क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन देंगे, वो ये बोल सकते हैं कि इस ट्रांजेक्शन में कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट या कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल वायलेट हुआ है। पहला, कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल को इग्नोर करा गया, या फिर कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट वन इज रियलाइजेशन कंसेप्ट। ओके, ये कहता है जब वैल्यू रियलाइज हो जाए तो ही रिकॉर्ड करना है, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करना है। आइए पढ़ देता हूँ। प्रॉफिट कैन ओनली बी बुक्ड व्हेन सेल्स हैज टेकन प्लेस। प्रॉफिट तभी लिखो जब सेल हो जाए। मेरली बिकॉज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हैज़ गॉन अप इट डजंट मीन प्रॉफिट हैव बीन मेड। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया इसका ये मतलब नहीं कि प्रॉफिट बढ़ गया। समझ के देखो, जब क्लास 11 की अकाउंटिंग कर रहे थे आपका फोकस क्या होता था, वो जो नीचे आंसर लिखा होता था क्वेश्चन में उसे ग्रॉस प्रॉफिट को मिलाने से। बट जब आप सीए फाउंडेशन करें तो आप थोड़ा सा मैच्योर्ड लेवल पे आ रहे हैं ना, आपको ये समझ आ रहा है कि यार सिर्फ हमें आंसर नहीं मिलाना, हमें ये भी देखना है कि जो प्रॉफिट आ रहा है वो प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक की हाइप की वजह से तो नहीं आ रहा। ये क्लोजिंग स्टॉक का ज़्यादा होना आपके प्रॉफिट को तो ज़्यादा दिखा सकता है, बट टेक्निकली वो प्रॉफिट है नहीं। समझ आ रहा है भाई? क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा हो गया मतलब आपके पास अनसोल्ड स्टॉक ज़्यादा है। अनसोल्ड स्टॉक ज़्यादा है, इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम है। ये ठीक वैसी बात है कि अगर आपने अपने बिजनेस में डेटर्स ज़्यादा क्रिएट कर लिए, क्या होगा? स्टॉक घटेगा, डेटर्स बढ़ जाएगा। डेटर्स ज़्यादा क्रिएट कर लिए तो आपको लगेगा कि आप एक अच्छी पोजीशन में, बट अल्टीमेटली आप अच्छी पोजीशन में नहीं है, बिकॉज डेटर्स का ज़्यादा हो जाना आपकी जो भाई पैसे की रियलाइजेबल वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, मटेरियलिटी या सिग्निफिकेंट। मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या आता है सर? ध्यान सुनिए। ऑल इंपॉर्टेंट आइटम हैव टू बी मेंशन इन अकाउंट। देखो, पैसे कैन बी ओमिटेड इन अकाउंट्स। अक्सर लोग बोलते हैं कि मैं पैसे का हिसाब रखता हूँ। ठीक है, पिक्चर के लिए अच्छा है, बट प्रैक्टिकल अप्रोच में 2 पैसे 4 पैसे 5 पैसे मिट्टी डालो यार, क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो ट्रांजेक्शन पढ़ते हो कि ध्यान रखिए। नेक्स्ट वन इज
कैपिटलाइजेशन कंसेप्ट ये कहता है ऑल एक्सपेंसेस डायरेक्टली कनेक्टेड टू कैपिटल एसेट्स टिल इट इज़ इंस्टॉल बिकम पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। जब मैं आपको नॉमिनल अकाउंट का रूल अभी बता रहा था तो वहाँ पे यही टर्म मैंने डिस्कस करा था कि एक्सपेंसेस हमारे दो नेचर के हैं मेनली, पहला कैपिटल नेचर, दूसरा रेवेन्यू नेचर के। कैपिटल नेचर का एक्सपेंस हो रहा है तो उसको हम कैपिटल एसेट्स में इंक्लूड करके दिखाते हैं। सो मेजर ओवरहॉलिंग है ओल्ड मशीन की, तो रिपेयर रिनोवेशन जो भी हो रहा है हम इसको ऐड कर देंगे, कॉस्ट ऑफ ओल्ड मशीन प्लस रिपेयर प्लस रिनोवेशन कॉस्ट सारा ऐड करके दिखाएंगे। लीगल फीस है, इंस्टॉलेशन फीस है, ये सारी ऐड कर देंगे। नेक्स्ट वन इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सर क्या है ये सर? इट इज़ फाइनेंशियल सब्सटेंस और लीगल फॉर्म, फ्लो ऑफ मनी भी कह सकते हैं आप। जैसे परचेज ऑफ लैंड, क्या होगा? लैंड लेके आओगे क्या घर पे? नहीं, बट आपको लैंड पर एक्विजिशन मिल जाएगा, आपकी लैंड हो चुकी है, इसको बोलते हैं मॉर्टगेज। आप लैंड का डॉक्यूमेंट ले लोगे, ठीक है। इंटायर स्टॉक एंड बिजनेस डिस्ट्रॉयड इन द फायर बोथ विल हैव टू बी रिकॉर्डेड। अगर पूरा बिजनेस खत्म हुआ, स्टॉक भी खत्म हुआ, तो सिर्फ स्टॉक नहीं रिकॉर्ड करना है, बिजनेस का भी लॉस है वो भी रिकॉर्ड करना है। सर अभी स्टार्टिंग में बोला था फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, क्या होता है? GCA, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरल कंसेप्ट। मतलब आप ये समझ लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में क्लियरली बोला गया है कि गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्यूरल, बिजनेस कोई सा भी हो सब में अप्लाई करना पड़ेगा। होता क्या है आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, नो रीज़न फॉर द कंपनी टू डिसकंटिन्यू इट्स ऑपरेशन इन द नियर फ्यूचर। बिजनेस के पास ऐसा कोई टर्म नहीं है कि उसे ऐसा लगता हो अगले साल तो अपना बिजनेस खत्म कर देगा। तो जब भी अकाउंटिंग हो तो ये एज्यूम करके हो कि अकाउंटिंग में हमारा बिजनेस मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर चलेगा। हमेशा हम क्लोजिंग स्टॉक दिखाएं, प्रॉफिट दिखाएं, प्रॉफिट को फॉरवर्ड करते जाएं, लायबिलिटीज, एसेट्स, ये सब शो करेंगे, ठीक है। हाँ, इफ़ गोइंग कंसर्न इज नॉट देयर ऑल एसेट्स विल बी वैल्यूड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू या मार्केट वैल्यू। अगर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट नहीं है, ध्यान से सुनो, अगर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट नहीं है तो आप सारे एसेट्स को मार्केट प्राइस पे दे दोगे। जरा कमेंट बताना ये कौन से अकाउंटिंग कंसेप्ट का वायलेशन है, फटाफट से बताइए। अभी हमने डिस्कस करा था कौन से अकाउंटिंग कंसेप्ट का वायलेशन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कंसिस्टेंसी। द सेम सेट ऑफ रूल्स हैव टू बी फॉलोड ऑल द टाइम। अगर आपने आज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लगाया तो नेक्स्ट ईयर में भी वही लगाइए। अगर आपने 1 अप्रैल टू 31 मार्च को क्लोजिंग माना है, फाइनेंशियल ईयर माना है, तो नेक्स्ट ईयर में 1 अप्रैल टू 31 मार्च ही होगा। आपका माथा घूम के नहीं जी हम तो होली से होली मनाएंगे, है ना, नहीं चलेगा। अगला एक्यूरल कंसेप्ट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, स्टार्टिंग में डिस्कस करा था, वन इज कैश, सेकंड वन इज एक्यूरल। एक्यूरल का मतलब और कुछ नहीं, लिख लो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश के साथ याद रखोगे हमेशा याद रहेगा, ठीक है। इफ एन एंटरप्राइज हैव एंजॉयड द फैसिलिटी बट हैज नॉट येट पेड फॉर इट, दैट अमाउंट शुड बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अनपेड रेंट। लिखना पड़ेगा आपको, मतलब क्योंकि आपको पेमेंट तो करनी है ना, ऐसा थोड़ी कि नहीं करोगे। इन एक्यूरल द कैश फ्लो इज डीलिंग फ्रॉम एक्सपेंस इनकर्ड और इनकम अर्न। कैश फ्लो हट जाता है, क्यों? जैसा मैंने बोला कि जो आपका एक्यूरल वो कैसा है सर, वो क्रेडिट बेसिस पर है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब ये ज़रूर फिर से एंड पे बोलना चाहूँगा, मॉड्यूल लीजिएगा सर। मॉड्यूल लेने के बाद आपने यूनिट 7 आप देख रहे होंगे जहाँ पे आपको सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है, अच्छे से कवर करेंगे आप। मैं चेक करता हूँ, यूनिट 7 नहीं चेक करनी है आपको, रुक जाइए। आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल का टर्म आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो फर्स्ट में मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग में जो स्टार्टिंग पॉइंट पे है वो करेंगे। यूनिट 2 फर्स्ट के टर्म मैंने आज डिस्कस कर दिए हैं पूरे, और सेकंड का टर्म डिस्कस कर दिया है कंप्लीट। तो आपकी फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट कंप्लीट हो गई है। अब काम क्या है सर, ICAI का मॉड्यूल लीजिए। यूनिट 1 जितने टर्म है, यूनिट 2 जितने टर्म है, अगले 1 घंटे एटलीस्ट पढ़िए। मिलता हूँ शाम को 6 बजे बिजनेस लॉ की क्लास में। और जिन बच्चों ने बिजनेस लॉ की कल की क्लास नहीं कवर की थी, ज़रूर कवर कर लिए, बिकॉज लेक्चर जैसे से ऐड होंगे आपके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। चलिए मिलता हूँ शाम को 6 बजे बिजनेस लॉ की क्लास में, और तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।